हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल के एनालिसिस में। तो आज हम फिर से एडिटोरियल के एनालिसिस करेंगे और साथ में कुछ 10 नए वर्ड्स देखेंगे। एक इंग्लिश का बिल्कुल फाउंडेशन का बेसिक लेवल से कोर्स आपके लिए रेडिएंट एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपको वो लेना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके लिए जो आपको कोड डालना है वो RAC20 है। अगर ये कोड यूज करते हो तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। चलो, ये हो गई मार्केटिंग वाली बात। चलो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ द एक्चुअल क्लास। है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों में समय वेस्ट करके मतलब नहीं है, अपना पढ़ेंगे अच्छे से और मस्त स्कोर करेंगे बढ़िया सा। चलो, तो क्या है हमारे पास आज का पहला वर्ड? द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज कन्फाइनमेंट। आज का जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है कन्फाइनमेंट। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज कन्फाइनमेंट। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। ही वॉज इमीजिएटली रिलीज्ड फ्रॉम हिज कन्फाइनमेंट। उसे इमीजिएटली रिलीज कर दिया गया। कहां से? कन्फाइनमेंट से। मतलब अगर कहीं से रिलीज किया गया है मतलब उससे पहले वो कैसा था? उसके पहले उसे बंदी बना के रखा गया था। तो बंदी बनाए रखने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं कन्फाइनमेंट, या ऐसी जगह जहां पे किसी को बंदी बनाए रखा जाता है उसे भी कहते हैं कन्फाइनमेंट। तो कन्फाइनमेंट का मतलब होता है किसी को बंदी बना के रखना। एक वर्ड और इससे आता है अभी, कन्फाइनमेंट। ये तो नाउन हो गया बराबर, क्योंकि इसको इमीडिएटली लग गया मतलब वो नाउन है। कन्फाइन करना ये इसका वर्ब हो गया। टू कन्फाइन समवन, यानी अगर किसी व्यक्ति को आप बंदी बना के रखना चाहते हो, बंदी बना के रखते हो, या किसी एरिया को में उसे रिस्ट्रिक्ट करके रखते हो तो भी उसे कन्फाइन करना कहते हैं। तो कन्फाइन करना मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, ऐसा भी हो सकता है ना, या और कन्फाइनमेंट मतलब बंदी बना के रखना, ऐसा भी हो सकता है। तो कन्फाइनमेंट मतलब क्या? द एक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड और इम्प्रिजन्ड। ना, इम्प्रिजन करके रखना यानी जेल में डाल देना, प्रिजन में डाल देना। इम्प्रिजन का मतलब क्या है? प्रिजन में डाल देना। प्रिजन मतलब जेल ना, बंदी बना के रखना, दैट इज कन्फाइनमेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? डिटेंशन, डिटेन करना। डिटेन करना मतलब अपने पास रख लेना, उसमें अरेस्ट नहीं होती। डिटेन करना मतलब सिर्फ रोक के रखा है, दैट इज डिटेन। कैप्टिविटी, अपने कस्टडी में रखना, कैप्टिविटी में रखना। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, ये तीनों हो गए उसके सिनोनिम्स। और भी है एंटोनिम्स, क्या होंगे इसके? छोड़ देना। जैसे हमने यही देखा था एक वर्ड रिलीज, ये खुद कन्फाइनमेंट का एंटोनिम है, राइट। लिबर्टी, यानी तुम्हें जो करना है वो करने की आजादी तुम्हारे पास होना, आजाद होना, फ्रीडम। या डिस्चार्ज, चार्ज लगा उसमें से उसको छोड़ देना। समझ गए कन्फाइनमेंट? चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ब्लांच्ड। ब्लांच्ड, आपने ब्लांचिंग ये वर्ड सुना होगा, है ना। ब्लांचिंग वर्ड है एक्चुअली, यहां मैंने ब्लांच पढ़ लिया। ब्लांच्ड या ब्लांचिंग, ब्लांच करना बेसिकली। ब्लांच करना आपने सुना होगा ना सेंटेंस, वेजिटेबल्स को ब्लांच करना है। रेसिपी में बहुत बार बताते हैं, अगर आप वो वीडियोस देखते होंगे तो। वेजिटेबल्स कैन बी ब्लांच्ड इन हॉट वाटर, स्टीम एंड इन माइक्रोवेव। तो वेजिटेबल्स की ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग करते हैं मतलब क्या? वो नरम कर देते हैं, उसका कलर छूटने तक, तो क्या बोलते हैं ना, कलर छूटने तक उसको ऐसा सॉफ्ट कर दें। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ब्लांचिंग, है ना। तो उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लांचिंग। जनरली उबाल के या स्टीम में ब्लांचिंग हो सकती है ना, या उबाल के हो सकती है, या माइक्रोवेव में भी ये ब्लांचिंग हो सकती है। ब्लांचिंग मतलब क्या? वेजिटेबल्स का कलर निकाल देना उससे, या उसको बहुत सॉफ्ट कर देना। आपको अगर उबालेंगे उसको, उसको सॉफ्ट हो जाएगी वो वेजिटेबल, और फिर उससे कलर पेल होने लगेगा। है तो ब्लांचिंग क्या हो गया फिर? टू मेक और बिकम पेल। पेल का मतलब क्या होता है? फीका, कलर फीका पड़ना। पेल इन कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन मतलब कलर, कलर का फीका पड़ना इज कॉल्ड पेल। सिनोनिम क्या होंगे इसके? व्हाइटनिंग, ऑफकोर्स हरा रंग कम हो गया, लाल रंग कम होगा उसका, तो व्हाइटनिंग आ जाएगी। पेलिंग इसी से बना है, पेलिंग या लाइटनिंग, लाइटनिंग ऑफ द कलर, लाइट होना कलर। एंटोनिम क्या होगा उसका? फिर अगर इधर लाइटनिंग है तो क्या होगा? डार्कनिंग या डीपनिंग। समझ गए? तो ब्लांचिंग इज अ प्रोसेस, ये ब्लांच्ड वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे।
चलो, तो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिलिबरेशन। डेलिब्रेशन नया वर्ड है, डेलिब्रेशन। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। आफ्टर आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन द काउंसिल केम टू अ डिसीजन। क्या किया? पहले घंटों तक डेलिब्रेशन किया, डेलिब्रेशन किया और उसके बाद क्या किया? द काउंसिल केम टू अ डिसीजन। निर्णय पे आने से पहले घंटों तक क्या हुआ? विचार विमर्श। तो डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, बहुत लंबे समय तक चर्चा करना या लंबे समय तक किसी चीज पे सोचना, विचार करना, इसको कहेंगे हम डेलिब्रेशन। ठीक है, तो डेलिब्रेशन का मतलब क्या है? लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और थॉट। बहुत लंबे समय के लिए सोचना या बहुत डिटेल में किसी चीज पे सोचना, को कंसिडर करना या उस पर चर्चा करना। बेस्ट ऑप्शन इज विचार विमर्श, दोनों। ठीक है, तो दैट इज डेलिब्रेशन। सिनोनिम क्या होंगे इसके फिर? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं हम लोग? एक तो वो होता है मिरर में रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन मतलब अगर कोई थॉट या प्रोसेस या कोई इवेंट पहले हो गया है तो उस पर आप पीछे जाके सोचते हो कि ये सही था, गलत था, क्या करना चाहिए था, कैसा करना चाहिए था, तब क्या हुआ। तो सारी चीज़ों का एनालिसिस अब जब हो गए हुए इवेंट पे करते हो, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कि तुम अभी एट दिस पॉइंट हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट द पॉइंट दैट और दैट इवेंट दैट हैज गॉन। तो हो गया, उस पर अभी कैसे सोचते हो। तुमने उस समय तो एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट कर लिया, पर अब तुम उस बारे में क्या सोचते हो, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, या थॉट या कंसिडरेशन, ये दोनों वर्ड्स तो वैसे भी ऊपर आ गए। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके फिर? यहां पे देखो, केयरफुली सोचना किसी के बारे में, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? केयरलेसनेस, डिसरिगार्ड या हीडलेसनेस। हमने ये हीड भी वर्ड बहुत बार देखा है। हीड मतलब ध्यान, ठीक है, ध्यान देना किसी चीज। हीडलेस मतलब ध्यान ना देना। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। तो डेलिब्रेशन समझ गया ना, विचार विमर्श। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बरियल। आज 3 वर्ड्स बहुत इजी है। बरियल, बरियल ग्राउंड आपने सुना होगा। बरियल ग्राउंड यानी ऐसा ग्राउंड जहां पे किसी को दफनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बरियल। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। क्रिमेशन इज मोर कॉमन देन बरियल इन सम कंट्रीज। जैसे हमारी ही कंट्री में क्रिमेशन इज मोर कॉमन, क्रिमेशन ज्यादा होता है बरियल से। अब क्रिमेशन और बरियल में डिफरेंस क्या है? क्रिमेशन मतलब चिता जलाना, है ना, चिता जलाना इज कॉल्ड क्रिमेशन, और बरियल का मतलब दफनाना। तो हमारे यहाँ क्रिमेशन इज मोर कॉमन बिकॉज ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी एंड बरियल इज लेस कॉमन। ठीक है, तो आ गया ध्यान में क्रिमेशन और बरियल में का डिफरेंस ध्यान में आ गया। बरियल मतलब जमीन में दफनाना, तो बरियल इज द बरिंग ऑफ द डेड बॉडी। सिनोनिम क्या हो गया इसके? इंटरमेंट, ठीक है, या बरिंग। और एंटोनिम्स क्या हो गए? एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन, ये वर्ड सुना है आपने? एक्सह्यूमेशन, एक्सह्यूमेशन मतलब डेड बॉडी को जमीन से बाहर निकालना। डेड बॉडी को ही जमीन से बाहर निकालने को क्या कहते हैं? एक्सह्यूमेशन या अनअर्थिंग। अनअर्थिंग मतलब अर्थ में से कुछ भी बाहर निकालना, कुछ भी हो सकता है वो। तो अनअर्थिंग में अर्थ में से कुछ भी बाहर निकाले तो उसके करने अनअर्थ कर रहे हैं हम लोग। और एक्सह्यूमेशन का मतलब ह्यूमन बॉडी को ही बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज एक्सह्यूमेशन। क्लियर? क्लियर हो गया? बरियल समझ गए? बरियल मतलब दफनाना। ठीक है, चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, हाइपोथेटिकल। नया वर्ड कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोथेटिकल। चलो पहले सेंटेंस पढ़ लेंगे। हाइपोथेटिकल, आपने एक वर्ड सुना होगा हाइपोथेसिस, है ना, हाइपोथेसिस, ये वर्ड सुना होगा। बस हाइपोथेसिस और हाइपोथेटिकल ऑलमोस्ट सेम है ना। हाइपोथेसिस बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है, मतलब क्या? हाइपोथेसिस नाउन हो गया, हाइपोथेटिकल उसका एडजेक्टिव हो गया। चलो देखेंगे। ही इज गुड एट इमेजिनिंग द डिटेल्स ऑफ दीज हाइपोथेटिकल लाइव्स। वो कैसा है? वो बहुत अच्छा है इमेजिन करने में डिटेल्स ऑफ दिस हाइपोथेटिकल लाइव्स। लाइव्स मतलब जिंदगियां, और हाइपोथेटिकल मतलब देखो इमेजिन कर रहा है वो, तो ये जिंदगियां कैसी होगी? सच होगी कि झूठ होगी? झूठ। झूठ मतलब ये इमेजिनरी जिंदगियां होगी। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, है ना, जो सिर्फ सोच में है, थॉट में है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल। आपने
हाइपोथेसिस, जैसे मैंने कहा हाइपोथेसिस, ये वर्ड तो सुना होगा, है ना। बहुत बार क्या होता है, कोई पास्ट की घटना है जो हो गई, अब उस समय तो ह्यूमंस नहीं थे, लेट से प्लैनेट के फॉर्मेशन पे कोई चर्चा हो रही है। अब प्लैनेट का जब फॉर्मेशन हुआ तो ह्यूमंस तो नहीं थे, फिर लोग क्या करेंगे, अलग अलग एविडेंसेस अपनी ओर से पेश करेंगे और कहेंगे और अपने अपने हाइपोथेसिस देंगे। हाइपोथेसिस देंगे मतलब ये कहेंगे कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, है ना। तो अपने अपने तरीके से वो सच है ये बताने की कोशिश करेंगे, जो एक्चुअली ट्रूथ नहीं होता, वो एक अंदाजा होता है, उसी को कहते हैं हम हाइपोथेसिस। उसी से फिर एडजेक्टिव उसका क्या है, हाइपोथेटिकल, ऐसी चीज विच इज नॉट ट्रू, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, इमेजिनरी, एग्जिस्टिंग ओनली इन द इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनरी। सिनोनिम क्या होगा इसका, इमेजिनरी पहले लिख के दिया, अनरियल, समथिंग विच इज नॉट रियल, और मिथिकल, है ना। नेक्स्ट एंटोनिम क्या होंगे इसके, जो सही है वो, एक्चुअल, रियल, confirmed या factual can be the antonyms of hypothetical। क्लियर क्या, चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ब्रू, ब्रीव या ब्रीविंग। ब्रीविंग आपने अगर वर्ड सुना होगा तो चलो सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आ जाएगा। अ डेंजरस ब्रू ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल एंड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सीन हैपनिंग। क्या दिख रहा है, एक ब्रू दिख रहा है, डेंजरस ब्रू दिख रहा है, किस चीज का, पॉलिटिकल टर्मोइल का। पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब पॉलिटिकल उथल पुथल, और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट है और पॉलिटिकल उथल पुथल है। अब इन दोनों का ब्रू होते हुए दिख रहा है। ब्रू होना मतलब इकट्ठा आना और कुछ तो भी पकना, दैट इज कॉल्ड ब्रूइंग। हम हमारी लैंग्वेज में इसके लिए यूज करते हैं खिचड़ी बनना। हम बोलते हैं ना कुछ तो भी खिचड़ी पक रही है, तो खिचड़ी उन दोनों में कुछ तो भी खिचड़ी पक रही है। व्हाट इज दैट खिचड़ी पक रही, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड देयर इज समथिंग ब्रूइंग, बराबर है। समथिंग ब्रूइंग मतलब कुछ तो भी पक रहा है, राइट। तो ब्रू का मतलब होता है पकना, और वो भी कैसा, डेंजरस, डेंजरस कुछ तो भी पक रहा है, ठीक है। चलो तो ब्रू का मतलब होता है, ब्रू इज अ नाउन, क्या बोला यहाँ पे, अ मिक्सचर ऑफ इवेंट्स, पीपल और थिंग्स दैट इंटरैक्ट टू फॉर्म अ मोर पोटेंट होल, है ना। दो तीन चीजें इकट्ठा आके कुछ तो भी नया बनना, दैट इज कॉल्ड ब्रू। ब्रू ये नाउन है, जो बनता है उसको ब्रू कहते हैं, और इसके प्रोसेस को ब्रूइंग कहते हैं। जैसे बियर का बनना ब्रूइंग, कॉफी का बनना, चाय का बनना, इन दोनों चीजों का बनना ब्रूइंग कहलाता है। तो ब्रूइंग याद होगा ना, ब्रूइंग मतलब पकना। यहाँ पे चाय, कॉफी, बियर, इनका ब्रूइंग होता है, हमारे यहाँ पे सीधा खिचड़ी पकती है। तो हम जो हिंदी में बोलते हैं ना खिचड़ी पक रही है, वैसा ही है, समथिंग इज ब्रूइंग, राइट। चलो सिनोनिम क्या होगा इसका फिर, मिक्सचर, ब्लेंड या कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री थिंग्स, मोर देन वन थिंग बेसिकली। एंटोनिम क्या होगा फिर, अलग अलग होना, सेपरेशन होना, या इंग्रेडिएंट्स होना, अलग अलग, वो मिक्स नहीं हुए, तो वो अपोजिट है। क्लियर, चले नेक्स्ट वर्ड। चलो द नेक्स्ट वर्ड इज वर्ब मार्ड, मार्ड। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। इट वॉज अ वेरी अनप्लीजेंट इंसिडेंट, कैसा इंसिडेंट था, अनप्लीजेंट था, बहुत बुरा, अच्छा नहीं था, हाँ। विच मार्ड दी हॉलीडे, जिसने हॉलीडे को मार कर दिया, मार कर दिया मतलब हॉलीडे को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, हमारे हॉलीडे को खराब कर दिया, जिसको बोलेंगे दैट इज मार्ड, ठीक है। पूरा, हम कहते हैं ना पूरा दिन खराब हो गया, तो दिन खराब होना इज मार्ड, ठीक है। तो मार्ड इज अ वर्ब टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द वैल्यू और क्वालिटी, है ना, आज के दिन की क्वालिटी खराब हो गई, ऐसे। सिनोनिम क्या हो गया, स्पॉइल्ड। बहुत बार हम बोलते हैं लोगों को, यू स्पॉइल्ड माई एंटायर डे, ना तुमने पूरा दिन खराब कर दिया आज, तो स्पॉइल्ड यानी यू मार्ड माई एंटायर डे भी बोल सकते हैं। डैमेज्ड या रूइंड, खराब करना बेसिकली उसका मतलब होता है मार्ड। एंटोनिम क्या होगा इसका, सही करना, मतलब फिक्स करना या मेंड करना। मेंड का मेंडेड हुआ है यहाँ पे, है ना, पास्ट टेंस, या रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। जो पहले ही टूट चुका है उसको सही कर देना, अपनी जगह पे लाना, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्ट, ठीक। क्लियर, क्लियर हो गया मार्ड। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज हैरोइंग, हैरोइंग एक्सपीरियंस। अगर कहीं सुना होगा हैरोइंग एक्सपीरियंस, ये वर्ड सुना होगा,
या ये फ्रेज सुनी होगी। चलो लेट अस रीड द सेंटेंस। ही वॉज पुट थ्रू अ हैरोइंग ऑर्डियल इन ही वॉज पुट थ्रू अ हैरोइंग ऑर्डियल। ऑर्डियल मतलब जो प्रोसेस चल रही थी वो प्रोसेस, और वो प्रोसेस कैसी थी? हैरोइंग थी। हैरोइंग, हैरोइंग मतलब बहुत ही बुरी, जहाँ पे तुम पूरा इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, है ना, इमोशनली तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। ऐसे एक्सपीरियंस को या ऐसे ऑर्डियल को हम कहेंगे हैरोइंग ऑर्डियल, है ना, जहाँ पे यू आर ऑलमोस्ट लाइक बस अब सहन नहीं हो रहा है, फिजिकली नहीं मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड हैरोइंग एक्सपीरियंस। तो हैरोइंग का मतलब क्या? कॉजिंग ग्रेट इमोशनल पेन, है, बहुत इमोशनल पेन होता है, इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, एंग्विश होता है, डिस्ट्रेस होता है, टेंशन, प्रेशर, ना, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड हैरोइंग एक्सपीरियंस। सिनोनिम क्या होगा इसका? डिस्ट्रेसिंग, यही आया है। ड्रेडफुल, बहुत ड्रेडफुल अनुभव था, ड्रेडफुल एक्सपीरियंस था, या अपसेटिंग एक्सपीरियंस। एंटोनिम क्या होगा इसका? बहुत अच्छा, प्लीजिंग, स्वीट, या हार्टनिंग। हार्टनिंग मतलब दिल को लुभाने वाला, हार्टनिंग। अंडरस्टूड? क्लियर? हैरोइंग समझ गया? हैरोइंग मतलब बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस तुम्हारा जो इमोशनली आपको एग्जॉस्ट कर देगा, दैट इज हैरोइंग। चलो, एंड आई सपोज दिस इज द फाइनल वर्ड, लेट्स हैव अ लुक एट इट। कौन सा वर्ड है? द वर्ड इज बिक्वीथ। बिक्वीथ, ठीक है, सेंटेंस पढ़ेंगे। ही बिक्वीथ्ड हिज पेंटिंग्स टू द म्यूजियम। उसने अपने पेंटिंग्स म्यूजियम को दान कर दिए, बिक्वीथ कर दिए। बिक्वीथ मतलब दान कर दें। दान मतलब कैसा दान? यानी जो हम जाने के बाद जो करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड, जैसे देह दान कर दिया, नेत्र दान कर दिया, वैसे यहाँ पे पेंटिंग्स दान कर दी, तो जाने के बाद का दान इज कॉल्ड बिक्वीथ। जब हमारी डेथ हो जाती है उसके बाद जो दान होता है, मृत्यु पत्र में जो लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड बिक्वीथ, है ना। ऐसी चीज में कोई देना, दैट इज बिक्वीथ। तो देना तो है इसमें भी, इट मीन्स टू गिव, वो तो है ही, बट कैसा? आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ यानी पहले आफ्टर डेथ तो दे नहीं सकते, पहले ही दे देना पड़ेगा, और आफ्टर डेथ वो लेके जाएंगे, हाँ, तो दैट इज कॉल्ड बिक्वीथ। ठीक है, तो क्या होगा? टू गिव स्पेशली बाय वे ऑफ विल आफ्टर वंस पासिंग, जाने के बाद विल के तौर पे पहले से दे देना। सिनोनिम क्या होंगे इसका? कमिट करना, कि आई हैव कमिटेड दैट आई विल गिव, मेरे जाने के बाद मेरा सारा पैसा ले जाना, दैट इज कमिट। ग्रांट करना या लीव करना, किसी के लिए छोड़ के चले जाना, बोलते हैं ना संपत्ति छोड़ के चला गया व्यक्ति। एंटोनिम क्या होंगे इसके? अपने पास रख लेना। मृत्यु के बाद कैसे रखेगा अपने पास भाई? ले लेना या रिटेन करना, अपने पास रख लेना, पता नहीं कैसा, पर ये इन वर्ड्स के एंटोनिम्स है, वो प्रोसेस के एंटोनिम नहीं हो सकते। बिक्वीथ यानी मृत्यु के बाद के लिए अपनी चीज दान कर देना, दैट इज बिक्वीथ। अंडरस्टूड? चलो चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड अच्छा है, वी स्टिल हैव वर्ड, ओके, तो दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर टुडे, पेनिट्रेट। पेनिट्रेट, ठीक है, पेनिट्रेट बहुत कॉमन सा वर्ड है। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। एज कंपनीज एक्सपांड, जैसे कंपनीज एक्सपांड हो रही है, एंड पेनिट्रेट ल्यूक्रेटिव न्यू मार्केट्स, एक कैसे कैसे मार्केट्स में पेनिट्रेट हो रही है? ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव मतलब ऐसा मार्केट जो तुमको लुभाए। ल्यूक्रेटिव का मतलब है लुभाने वाला। अब लोगों को नया मार्केट लुभाने वाला है, मतलब वहां से इनकम ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ऐसे जो मार्केट है जहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट के हिसाब से वो लुभाने वाले हैं, ऐसे मार्केट में पेनिट्रेट करने की बात हो रही है ना। एज द कंपनीज एक्सपांड एंड पेनिट्रेट ल्यूक्रेटिव न्यू मार्केट्स, दे कंबाइन एंड रिकंबाइन। तो पेनिट्रेट ल्यूक्रेटिव मार्केट्स मतलब वो अपना स्थान बना रहे हैं नए मार्केट में, तो नए मार्केट में वो घुस रहे हैं, तो घुसना इज कॉल्ड पेनिट्रेट करना। यानी अगर आपने एक पेपर ले लिया, ठीक है, ये पेन है, तो ये पेन से पेपर में आप एक छेद कर सकते हो, तो पेन इज पेनिट्रेटिंग द पेपर, पेनिट्रेटिंग थ्रू द पेपर, ठीक है, ये थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस थ्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेनिट्रेटिंग थ्रू, है ना। तो पेन में से, यानी समझ गया ना, कोई पेन जैसी चीज है यहाँ पे, सॉरी पेपर जैसी चीज है, यहाँ पेन है, इज पेनिट्रेटिंग थ्रू दी पेपर, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेट। आर पार जाना, थ्रू जाना, तो दिस इज पेनिट्रेट।
टू गो थ्रू और इनटू समथिंग, स्पेशली व्हेन दिस इज डिफिकल्ट। अभी पेन से सॉरी पेपर से पेन को गुजारना कोई बहुत डिफिकल्ट तो चीज है नहीं, बट स्टिल दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेट। सिनोनिम क्या होंगे इसके? पियर्स ना, कान में पियर्सिंग करते हैं ना, पियर्सिंग, वो बालिया वालिया पहनते हैं तो क्या करते हैं? पेनिट्रेट करते हैं, स्किन में से पेनिट्रेट होता है। बोर करना, बोर मतलब मैं बोर कर रहा हूँ, वो बोर की बात नहीं हो रही है। बोर मतलब कौन सा बोर? वो जो जमीन में करते हैं ना वो बोर, तो जमीन में वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। या प्रिक करना, प्रिक करना मतलब इंजेक्शन। अब इंजेक्शन जब देते हैं तो क्या होता है? इट इज द इंजेक्शन पेनिट्रेट्स थ्रू योर स्किन। एंटोनिम क्या होगा इसका? एग्जिट, लीव या विड्रॉ, बाहर निकाल लेना, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। अंदर डालना बोले तो पेनिट्रेट कर रहे हैं, नहीं तो बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? विड्रॉ कर देना। समझ गए? पेनिट्रेट। चलो क्लियर। तो दीज आर दी 10 वर्ड्स वी हैव। आज मैं आपको एक थोड़ा सा ज्यादा वर्क दे रहा हूं। आपको क्या करना है आज? ये जो 10 वर्ड्स हमने लिए, इनमें से कोई भी 3 वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 3 वर्ड्स में से कोई भी 3 वर्ड के सेंटेंसेस, ठीक है। चलो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द एडिटोरियल। तो द एडिटोरियल इज इन फ्रंट ऑफ यू। गवर्नर्स के पावर्स क्या है, बिल्स क्या है, उस पर एडिटोरियल है। गो थ्रू इट, वी विल डिस्कस इट आफ्टर यू रीड इट। चलो पढ़ा? गुड। लेट अस सीइंग इट नाउ।
हाँ, क्या बोला है, ऑप्शन और स्ट्रैटेजिम ऑन गवर्नर्स पावर्स एंड बिल्स। ठीक है, यहां पे ऑप्शन ये वर्ड आपने सुना है। स्ट्रैटेजिम का मतलब क्या होता है, स्ट्रैटेजिम का मतलब होता है छल या कपट। ठीक है, छल या कपट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिम। ठीक है, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द मैनर इन विच सम गवर्नर्स हैव बीन डीलिंग विथ लेजिस्लेशन passed by the state legislatures is a travesty of the constitution। क्या कह रहा है ऑथर यहां पे, कि जिस मैनर में गवर्नर्स डील कर रहे हैं, किससे डील कर रहे हैं, लेजिस्लेशंस पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की विधानसभा जो होती है, विधानसभा जो बिल्स पास करती है, विधानसभा या विधान परिषद, ये जो बिल्स पास करते हैं उससे जो डील करने का जो तरीका है इसका, गवर्नर्स का, वो कैसा लग रहा है ऑथर को, इज अ ट्रैवेस्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रैवेस्टी का मतलब होता है अपमान या किसी चीज के अगेंस्ट ऑफेंस, बराबर, अपमान कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नर, या फिर वो एक ऑफेंस कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलती नहीं है, गुनाह कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। आफ्टर द Supreme Court of India intervened in the case of Punjab and raised questions about the action or inaction of governors in Tamil Nadu and Telangana, it was believed that incumbents in Raj Bhavans, incumbents in Raj Bhavans मतलब कौन, गवर्नर्स, राजभवन में कौन बैठता है, गवर्नर, कौन बैठते हैं, तो गवर्नर बैठते हैं, है ना, तो would end their deliberate inaction on bills passed by assemblies। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहां पे ऑथर, ऑथर कह रहे हैं कि यहां पे यानी पंजाब में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया था, मध्यस्थी की थी, कहां पे, पंजाब में, और सवाल भी उठाए थे गवर्नर के मैनर पे, या गवर्नर का जो रोल है, गवर्नर के एक्शंस पे या इनएक्शंस पे, यानी एक तो गवर्नर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो, या जहां काम करना चाहिए वहां काम नहीं कर रहे हैं, उस पे सवाल उठाए थे, कहां पे, तमिलनाडु में। तो पंजाब और तमिलनाडु की ये दो केसेस का रेफरेंस ऑथर दे रहे हैं, और तेलंगाना में तीसरा रेफरेंस दे रहे हैं। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे, तो इसके बाद ये सोचा जा रहा था, इट वॉज बिलीव दैट इनकम्बेंट्स इन राजभवंस, इनकम्बेंट्स इन राजभवंस मतलब कौन, गवर्नर्स, वुड एंड देयर डेलिबरेट इनएक्शन। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर करना, तो जानबूझकर इन एक्शन कर रहे हैं, इन एक्शन मतलब जानबूझकर वो काम नहीं कर रहे, किस पे, ऑन बिल्स पास्ड बाय द असेंबलीज। स्टेट की जो असेंबलीज होती है, विधानसभा, विधान परिषद, उन्होंने जो बिल पास किया है उस पे मोहर लगाने का काम, मोहर लगाने का काम को किसका होता है, गवर्नर का, तो वो नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। हाउएवर it appears that on finding that their supposed discretion to sit indefinitely, जगह पे, however it appears that, ऐसा लग रहा है, on finding that their supposed discretion, discretion का मतलब होता है अपना खुद का निर्णय, तो हम अपने हिसाब से करते हैं, गवर्नर का ये राइट होता है कि वो खुद के हिसाब से निर्णय ले कि उन्हें बिल को पास कराना है, मोहर लगानी है या नहीं लगानी है। ठीक है, सपोज्ड डिस्क्रिशन टू सिट इनडेफिनेटली, टू सिट इनडेफिनेटली का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक किसी बिल को अपने पास रखना, एक तो मोहर लगाना है या नहीं लगाना है, पर बहुत बार ऐसा होता है कि बिल गवर्नर ऑफिस में आ गए तो गवर्नर उस पर एक्शन ही नहीं लेंगे, अब बिल अटका पड़ा है गवर्नर के ऑफिस में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सिट इनडेफिनेटली, मतलब उस कागज पे बैठे रहो, एक्चुअली नहीं, पर उस कागज को साइन मत करो। Sit indefinitely on the bills or withhold assent। withhold assent मतलब, withhold का मतलब रोक के रखना, और assent मतलब है हाँ, है ना, हाँ कहना। अप्रूवल, assent का मतलब क्या होता है, अप्रूवल, तो अप्रूवल देना ही नहीं, अप्रूवल को रोक के रख दिया, मतलब बिल अटक गया। To them has been significantly curtailed, उसको बहुत रुका गया है। Governors have taken to the stratagem of sending bills that they disapprove of to the president for consideration। ठीक है, ऊपर के सेंटेंस में क्या कहा था,
However, it appears that on finding that their supposed discretion to sit indefinitely on bills or withhold assent to them has been significantly curtailed, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ऐसा हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा देर तक अब बैठना मुश्किल हो रहा था, किसी बिल को रोकना मुश्किल हो रहा था, या फिर एक्शन उस पर लेना बहुत, उसके लिए बहुत जल्दी एक्शन लेनी पड़ रही थी। तो इस केस में अभी उन्होंने क्या किया है, गवर्नर्स हैव टेकन स्ट्रैटेजिम। स्ट्रैटेजिम का मतलब मैंने अभी कहा छल या कपट, है ना, यानी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें वो क्या करते हैं कि बिल्स को कहां सेंड कर देते हैं, है ना, सेंडिंग बिल्स दे डिसअप्रूव ऑफ, जो बिल उनको अच्छा नहीं लगता वो किसको भेज देते हैं, टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन, वो राष्ट्रपति को भेज देंगे कि आप देखिए जरा ये बिल सही है कि नहीं है। व्हेन द प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस असेंट, असेंट मतलब हाँ कहना, अप्रूवल, जब प्रेसिडेंट ही अप्रूवल रिजेक्ट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, अप्रूवल नहीं देंगे, बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइस होता है, प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, प्रेसिडेंट हैज टू डू व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट सेज। तो ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इफ द प्रेसिडेंट क्या करे, इफ द प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस एसेंट, बोले नहीं अप्रूवल नहीं देंगे, देयर इज नो रिकोर्स लेफ्ट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो राज्य सरकारों के पास या राज्य की जो विधानसभा विधान परिषद है उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, वो बिल बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा मतलब उसका एक्ट नहीं बनेगा, वापस आ जाएगा। दिस हैज गिवन, this has given rise to question whether the provision for reservation of some bills for the president's consideration, इससे क्या सवाल उठ रहा है, this has given rise to a question, कौन सा क्वेश्चन, whether provision of reservation of some bills for president's consideration is being misused for subverting federalism। अब ऑथर का काम ही है सवाल उठाना, और सवाल ही उठा रहे हैं ऑथर। अब इनका कहना क्या है कि यहाँ पे ये सवाल नहीं उठता क्या कि हर बिल को तुमको प्रेसिडेंट के पास भेजने की ज़रूरत है क्या, अगर तुम प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन लोगे इस पे तो उससे क्या हो जा, तो आप मिसयूज कर रहे हो, किस चीज को मिसयूज कर रहे हो, आप फेडरलिज्म को सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इन चीजों को मिसयूज करके आप फेडरलिज्म को सबवर्ट कर रहे हो। फेडरलिज्म क्या, हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा है अभी, फेडरलिज्म मतलब जहां पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों की शक्तियां अलग अलग है, दोनों काम करते हैं। पर इस केस में क्या होगा कि अगर प्रेसिडेंट निर्णय लेंगे मतलब यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू होगा, तो राज्य सरकारों के भी निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट के वॉच के अंडर ही लिए जाएंगे, बराबर। तो दिस विल बी सबवर्टिंग फेडरलिज्म, सबवर्ट यानी फेडरलिज्म को आप खत्म कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, तो दबा रहे हो। इन अदर वर्ड्स द सेंटर इज गिवन अ कंट्राइव्ड वेटो, दूसरे शब्दों में इसी को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मिलता है, कंट्राइव्ड वेटो मिलता है। कंट्राइव्ड वेटो का मतलब एक निरंकुश, उनको एक वीटो, वीटो का मतलब ऐसा अधिकार कि जो आप कहेंगे वही होगा, ठीक है, किसी चीज को रोकने का या किसी चीज को करने का, तो निरंकुश अधिकार एक राज्य सरकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। एक्सक्यूज मी, ओवर स्टेट लॉ से, यानी राज्य सरकारों के लॉ के ऊपर भी। समथिंग नॉट इनविसेज्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा या इसके बारे में सोचा नहीं था, या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन चीजों के बारे में नहीं कहता, यानी अब जो भी यहां हो रहा है, इट इज अकॉर्डिंग टू रूल, देर इज नथिंग अकॉर्डिंग टू, देर इज नथिंग दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू रूल, ये रूल के हिसाब से ही है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है उसको आगे रख रहे हैं कि नहीं है, दैट इज व्हाट द ऑथर इज क्वेश्चनिंग, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। तो दिस इज नॉट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज्ड, इनविसेज्ड मतलब बहुत बार देख चुके हैं वर्ड, आगे का देखना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने शायद ये नहीं सोचा होगा कि इसका इस तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है, समझ गए। नेक्स्ट पार्ट, just go to this part, then we will read it together.
चलो पढ़ लिया, गुड। क्या बोला है? दिस इज प्रिसाइजली द क्वेश्चन दैट केरला हैज रेज्ड इन इट्स रिट पिटिशन। हाँ, पिटिशन मतलब उन्होंने एक पिटिशन दायर की है, एक सवाल दायर किया है, सुप्रीम कोर्ट में केस डाली है बेसिकली। दिस इज प्रिसाइजली द क्वेश्चन दैट केरला हैज रेज्ड इन इट्स रिट पिटिशन बिफोर द कोर्ट चैलेंजिंग द गवर्नर्स एक्शन इन सेंडिंग द बिल्स टू द प्रेसिडेंट, है ना। उन्होंने, केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया और उसमें कहा है कि हमारे जो गवर्नर है उन्होंने बिल को खुद अप्रूव करने की बजाय किसको दे दिया? प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है। एंड द लैटर्स रिफ्यूजल ऑफ असेंट, और एक तो प्रेसिडेंट को भेज दिया और प्रेसिडेंट ने उसे अप्रूव करने से मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया। इट इज नाउ क्वाइट एन इनअप्रोप्रिएट टाइम फॉर द कोर्ट, इनअप्रोप्रिएट नहीं, सॉरी अप्रोप्रिएट, हाँ, इट इज नाउ क्वाइट एन अप्रोप्रिएट टाइम, एकदम सही टाइम है, ऑथर के हिसाब से आई है ये सब। अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द कोर्ट टू एडजुडिकेट द क्वेश्चन एंड प्लेस लिमिटेशंस। अब ऑथर की क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे? ऑथर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये सही समय है जहां पे कोर्ट ने क्या करना चाहिए? कोर्ट ने एडजुडिकेट करना चाहिए। एडजुडिकेट का मतलब होता है डिसाइड करना, निर्णय लेना, जजमेंट देना, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेट। ये डिसाइड करना चाहिए इस क्वेश्चन को, एंड प्लेस लिमिटेशंस, और निर्बंध लगाने चाहिए किस पे? ऑन द यूज ऑफ ऑप्शंस गिवन टू द गवर्नर्स। जो गवर्नर्स को ये ऑप्शंस दिए हैं, तो ये सारे ऑप्शंस गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनली है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। द author may feel that there is something wrong in it, but constitutionally there is nothing wrong in it. The bill comes to the governor has every right to the governor has every right to go through the bill, accept it, reject it, जो भी करना है। रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको वापस भेज सकते हैं ना, तो गवर्नर ने वापस भेजना होता है स्टेट असेंबलीज को, और फिर स्टेट असेंबलीज ने उसमें अमेंडमेंट किया, नहीं किया, फिर गवर्नर के पास भेजा, तो फिर गवर्नर को वो एक्सेप्ट करना होता है ना। तो इट इज़ नॉट लाइक कि गवर्नर डूइंग समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनली, किसी केस में वो प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकते हैं, पर दिस इज व्हाट द ऑथर इज क्वेश्चनिंग बेसिकली। तो ये अप्रोप्रिएट टाइम है, बोलते हैं अभी किसके लिए? कोर्ट के लिए। कोर्ट डिसाइड करे कि, और लिमिटेशंस प्लेस करे, ये जो बाकी के ऑप्शंस दिए गवर्नर को। तो अब ऑथर का क्या कहना है कि ये जो ऑप्शंस गवर्नर को मिले, गवर्नर्स इनका इस्तेमाल या मिस यूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, तो इनके ऑप्शंस पे अब लिमिटेशन कौन लगाएगा? तो कोर्ट लगाएगा। इट इज वर्थ रिकॉलिंग दैट दैट इन द पंजाब केस द कोर्ट रूल्ड, पंजाब के केस में क्या हुआ था उसको याद करने की जरूरत है। कोर्ट रूल्ड, कोर्ट ने क्या रूल किया था? गवर्नर्स डू नॉट हैव अ वीटो ओवर बिल्स। गवर्नर का कोई वीटो नहीं होता, वीटो मतलब निरंकुश अधिकार नहीं होता इस पे, बिल्स पे, क्योंकि बिल कौन बनाती है? जनता ने चुने हुए लोग ये बिल बनाएंगे। गवर्नर डायरेक्टली जनता से चुन के तो नहीं आते हैं, है ना, ओवर द बिल्स, तो वीटो उनका नहीं होता। एंड दैट व्हेनेवर दे विथहेल्ड एसेंट, जब भी वो एसेंट को रोकते हैं, दे वेयर बाउंड टू रिटर्न द बिल्स टू द असेंबली। उनकी ये जिम्मेदारी है। पंजाब के केस में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बिल, जब उन्होंने कहा कि आपको हाँ नहीं कहना ना, तो बिल को वापस भेज दो। कहाँ वापस भेजो? असेंबली के पास, बिल्स टू द असेंबली। एंड इफ द असेंबली एडॉप्टेड द बिल्स विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, फिर वो असेंबली
असेंबली का फिर वो दायित्व है कि वो उसको चेंज करके भेजेंगे या फिर से बिना चेंज किए वैसे का वैसा भेज देंगे। विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, रूल्स में कोई चेंजेस करना। दे वेयर बाउंड टू ग्रांट एसेंट, और फिर अगर दूसरी बार तुम्हारे पास वो बिल आता है तो तुम्हें उसे अप्रूव करना ही है। तो बेसिकली गवर्नर्स आर लाइक रबर स्टैम्प। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन द पंजाब केस, दैट इज व्हाट द ऑथर इज टेलिंग। इन द केस ऑफ तेलंगाना, अब तेलंगाना की केस में the court observed that governors were expected to act on the bills as soon as possible। तेलंगाना के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको बिल पे एज सून एज पॉसिबल एक्ट करना चाहिए, आप उस पर सिर्फ बैठ नहीं सकते। अंडरस्कोरिंग दैट द फ्रेज हैड सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेंट। कौन सी फ्रेज, एज सून एज पॉसिबल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत सिग्निफिकेंट है, यानी इंपॉर्टेंट है। एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज, गवर्नर कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शनरीज है, वुड हैव टू बियर दिस इन माइंड, और ये इन्होंने ध्यान रखना चाहिए। इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग दैट द गवर्नर्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला, कहाँ के गवर्नर, वेस्ट बंगाल और केरला के, हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम दीज जजमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। अब ऑथर का ये आरोप है कि ये ऐसा पंजाब और कहाँ का, तेलंगाना के गवर्नमेंट में, सॉरी गवर्नर्स ने जो बातें सुनी थी कोर्ट की तरफ से, यानी कोर्ट ने जो कहा था इन दोनों केसेस में, पंजाब और तेलंगाना की केस, ये जजमेंट्स आने के बाद भी वेस्ट बंगाल और केरला के गवर्नर्स ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, पर गवर्नर्स के अपने कारण होंगे, तो जब गवर्नर्स के कारण आएंगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हमको सिर्फ एडिटोरियल समझना है। चलो जस्ट गो टू द लास्ट पार्ट, आखिरी पार्ट है, पढ़ लो इसे जल्दी से। ठीक है, पढ़ लिया। चलो क्या कहा है, 7 bills from Kerala that may not normally require the president's assent were sent up to राष्ट्रपति भवन, है ना। 7 बिल्स केरल गवर्नमेंट से कहाँ भेजे गए, राष्ट्रपति भवन में भेजे गए। 7 बिल्स, ठीक है, जो जनरली प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए नहीं जानी चाहिए थे। 4 वेर रिफ्यूज्ड एसेंट, 4 को तो एसेंट मिला ही नहीं, विदाउट एनी रीजन बीइंग असाइंड, और उनको कोई कारण भी नहीं बताया कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं किए गए। द इनएक्शन ऑन दिस बिल्स रेंज फ्रॉम 23 to 10 months। इन पे ये बिल्स पे जो इनएक्शन है, इनको 23 दिन से 10 महीने तक का समय लग जाता है। एक बार बिल भेज दिया, 10-10 महीने तक गवर्नर के ऑफिस में पड़ा हुआ है, गवर्नर ने उसमें साइन ही नहीं की। West Bengal has also challenged the inaction on some bills, a few of which may have been referred to the president। वेस्ट बंगाल भी इसी तरह का रोना रो रहा है। द इशू ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स मतलब आर पार, यहां से वहां जा रहा है। ट्रांसेंड्स द पॉलिटिकल कंसिडरेशंस दैट मे हैव इंस्पायर्ड द एक्शन और इनएक्शन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नर।
तो ये अलग अलग पॉलिटिकल कंसिडरेशंस में भी ट्रांसेंड हो रहा है, इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है। एट इट्स कोर it concerns the question whether the constitution permits such indirect central intervention in the legislative domain of the states। और यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि इसके कोर में द ऑथर इज क्वेश्चनिंग कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, देखो क्या हो रहा है कि द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। अभी आपने कल परसों ही न्यूज सुनी होगी 6 नए गवर्नर्स आए और कुछ गवर्नर्स का रीशफल हुआ। जब जैसे यहाँ पे पंजाब की बात हुई, अब पंजाब में पहले बनवारी लाल पुरोहित थे गवर्नर, अभी गुलाबचंद कटारिया जो आसाम में पहले गवर्नर थे, अब उनको पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। महाराष्ट्र में हम जहाँ हैं वहाँ पे सीपी राधाकृष्णन, इनको अभी नया गवर्नर करके बुलाया गया है। तो गवर्नर्स ये जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब जब यूनियन गवर्नमेंट वो अपॉइंट करती है तो गवर्नर्स में एक्ट ऑन दी विल और अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो इसलिए शायद वो उसमें एक्ट नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग, या ऑथर का आरोप है, ठीक है, कहीं कुछ प्रूव नहीं हुआ। दिस इज व्हाट द ऑथर इज अलेजिंग, आरोप कर रहे हैं कि वो यूनियन गवर्नमेंट के विल पे काम कर रहे हैं और जहाँ पे उन्हें असेंट देना चाहिए वो असेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर ऐसा कर रहे हैं कि बिल को राष्ट्रपति भवन भेज रहे हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन में तो यूनियन गवर्नमेंट की चलेगी, तो वो भी वहाँ पे असेंट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से स्टेट्स को जो रूल्स पास करने चाहिए, बिल्स पास करने चाहिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से नहीं हो पा रहे। दिस इज व्हाट द ऑथर इज टेलिंग। समझ गया पूरा किस्सा? चलो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स आप मुझे दे देना कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑथर इज क्वेश्चनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द गवर्नर। ओ आई थिंक आई फॉरगॉट टू चेंज द ऑप्शंस। यहाँ पे पहले क्वेश्चन के मैं ऑप्शन चेंज करना भूल गया, तो क्या करेंगे, हम कर देंगे कैंसिल। तो कैंसिल कर देना, आप मेरे को सिर्फ क्वेश्चन 2, 3, 4 के आंसर बताना। क्वेश्चन 2, 3 और 4, ये क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू पैसेज द ऑथर इज क्वेश्चनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द गवर्नर। हाँ, ये यहाँ पे ऑप्शन है उसके 1, 2, 3 और फिर नीचे ऑप्शन है आपके, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, विच वर्ड हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड एडजुडिकेट। एडजुडिकेट ये मैंने आपको बताया था वर्ड, तो उसका सिनोनिम क्या है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द सेम मीनिंग टू द फ्रेज कॉन्ट्राइव्ड वीटो। कॉन्ट्राइव्ड वीटो नाम जो ये फ्रेज है, इसका मतलब क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस रह गए, एक काम करेंगे आज, नहीं क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ऑप्शंस देने में। जस्ट गिव मी आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट और फोर्थ के ऑप्शन मत देना। हाँ, एडिशनली आपको क्या करना है, क्वेश्चन 5 भी देख लो, बहुत ईजी है क्वेश्चन 5। तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन 2, 3 और 5 इसके आंसर्स देना है कमेंट बॉक्स में। और जो 10 वर्ड्स मैंने दिए थे उनमें से कोई भी 3 वर्ड्स के सेंटेंस आपको बना के कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक, करेंगे इतना? प्लीज डू इट। विल स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।